इसके पहले के लेसन में हमने पढ़ा था कि मोनेरा जगत में किस तरह के जीव शामिल किए जाते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह के वास स्थान में पाए जाते हैं और उनसे क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। उसमें हमने देखा था कि आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो कि विशिष्ट प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं और कठिन वातावरण में पाए जाने के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति की संरचना होती है वह सामान्य बैक्टीरिया से भिन्न होती है। तो चूँकि यह बैक्टीरिया का समूह है मोनेरा जगत मुख्य रूप से, और बैक्टीरिया भी जो है वह हम देख रहे हैं कि हम आद्य बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आद्य बैक्टीरिया जो है वह सामान्य बैक्टीरिया, मोनेरा जगत, फिर आद्य बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया से मिलकर बना हुआ होता है। आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर यह होता है कि आद्य बैक्टीरिया जो है वह कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, गर्म झरनों में, मिथेनोजनक बैक्टीरिया, पशुओं के आंतों में, और इनकी जो कोशिका भित्ति की संरचना होती है वो सामान्य बैक्टीरिया से भिन्न होती है। और हमने सामान्य बैक्टीरिया के बारे में विविधता देखा था कि यह इनकी जो संरचना है उसकी पहचान हम इस तरह कर सकते हैं, इनके बाहरी शरीर पर एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो चलने वाले बैक्टीरिया हैं उनमें एक सिरे पर कसाब भी पाया जाता है। कसाब एक रेशे जैसी संरचना होती है जो कि इसके गमन में, प्रचलन में सहायता करती है। इस यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जो कि जिन्हें हम नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, और जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वह एक कोशिकीय हो सकती है या कॉलोनी के रूप में भी हो सकती है, और इन कॉलोनीज के ऊपर कुछ जेली नुमा आवरण पाया जाता है जिससे यह सुरक्षित रहते हैं और यह प्रदूषित जल में बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जैसे नास्टा कैनेबिना, जिनमें टेट्रोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है, और वह संरचना इन्हें वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करती है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वह सभी जीवों को लाभ पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हम देखें तो दूध से दही बनाना, सिरके का निर्माण और प्रतिजैविक का निर्माण, और तमाम ऐसे ही उद्योग हैं जहाँ पे यह लाभ के रूप में, लाभदायक जीव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और तमाम ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, या पौधों में होने वाला रोग जो है साइट्रस कैंकर, तमाम रोग जो है वो पौधों में यह बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। तो इनसे फायदे भी हैं और नुकसान भी होते हैं मोनेरा जगत की इन जीवों से, बैक्टीरिया से। और इसके अलावा हमने देखा कि जनन की प्रक्रिया जो होती है वह सामान्य कोशिका विभाजन या बीजाणु जनन के द्वारा हो सकती है, और लैंगिक प्रजनन भी डीएनए के स्थानांतरण द्वारा करते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा जगत का जीव है जो कि सबसे छोटा जीवित जीव माना जाता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है, और यह इनमें गुण पाया जाता है कि यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। तो यह था कल का लेसन जो कि मोनेरा जगत से संबंधित था। मैं हूं SN वर्मा, मैं अपनी टीम सरप्राइज लर्निंग ऑनलाइन सेंटर की तरफ से आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। हमने मोनेरा जगत में देखा था कि वहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता था जो कि एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के सभी जीव भी एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव भी सभी एक कोशिकीय ही होते हैं, लेकिन कोशिका के प्रकार में अंतर होता है। मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिका होती है, लेकिन इनकी जो कोशिका है प्रोटिस्टा जगत के जीवों की, यह यूकैरियोटिक टाइप कोशिका होती है। भले ही एक ही कोशिका है लेकिन और उसका जो प्रकार है कोशिका का वह यूकैरियोटिक टाइप होता है। यह प्रमुख अंतर दोनों जगतों में माना जाता है। इस जगत में जो है जो जीव रखे जाते हैं उनमें हम उनका नाम ले सकते हैं क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ को इस जगत में शामिल किया जाता है या इस जगत के जीव माने जाते हैं। इस जगत के सभी जीव जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। कुछ में कसाब एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। कसाब एवं पक्षमाभ का मतलब है कि फ्लैजला और सीलिया। फ्लैजला सीलिया पाया जाता है जो कि इनके गमन में, भोजन को पकड़ने में, शिकार करने में इनकी सहायता करता है। और इनमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जीव वैज्ञानिक उन्हें कुछ ऐसे हैं जो कि इन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहते हैं, और कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो वर्गीकरण में इन्हें पादप जगत में रख देते हैं।
कि यह पादप जगत का जीव है। तो इनमें कुछ ऐसे जीव हैं प्रोटिस्टा जगत में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो पादप की श्रेणी में भी इन्हें कुछ जीव वैज्ञानिक रखते हैं। बाकी जो जनन की प्रक्रिया है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि से होती है। लैंगिक प्रजनन कोशिकाओं के संलयन, मतलब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और युग्मनज बनाने की विधि द्वारा होती है। दो कोशिकाएं, एक कोशिका नर कोशिका का काम करने लगेगी, दूसरी जो है वो मादा कोशिका का जो है गुण धारण करती है। दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और युग्मनज का निर्माण कर देती हैं। हम एक एक प्रकार के जो जीव इसमें शामिल किए गए हैं, क्राइसोफाइट, फ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, औपंक कवक एवं प्रोटोजोआ, सभी के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। किस तरह के समूह में किस तरह के लक्षणों वाले जीव रखे जाते हैं। पहला देख लेते हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होते हैं? क्राइसोफाइट एक स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, दोनों तरह के जल में। और इनमें जो पाया जाने वाला जीव है उसे हम डायटम कहते हैं या सुनहरे शैवाल, डेस्मिड, दोनों तरह के जीवों को हम क्राइसोफाइट समूह में रखते हैं। और यह जल में निश्चेष्ट बहते रहते हैं। निश्चेष्ट बहते रहने का मतलब यह है कि यह तैरने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए किसी अंग का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी में पड़े रहते हैं और जल की धारा के साथ निश्चेष्ट, बिना किसी चेष्टा के बहते रहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उस पर एक विशेषता पाई जाती है कि उसमें सिलिका, बालू, सिलिका का जमाव होता है। और यह जो सिलिका होती है इनके कोशिका भित्ति में, जिसके कारण यह नष्ट नहीं होते हैं। और जब यह जीव मर जाते हैं, किसी किसी स्थान पे बहुत बड़े समूहों में पाए जाते हैं, और जब यह मृत हो जाते हैं तो जहाँ इनका जो कॉलोनी होती है, जहाँ ये रहते हैं, उस परिवेश में बहुत अधिक मात्रा में वह सिलिका युक्त, इनकी कोशिका भित्ति युक्त मिट्टी एकत्र हो जाती है, जिसे डायटमी मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह डायटमी मिट्टी जो है ना, मृदा, यह बहुत ही पोरस होती है, कणमय होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग जो है वह पॉलिश करने में किया जाता है और तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है, जो कि समुद्र का मुख्य उत्पादक पदार्थ है। डायटमी जो है सॉयल, डायटोमेटियस सॉयल या डायटमी मृदा, उसका उपयोग जो है पॉलिश करने में और तेल तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। इनके शरीर का जो निर्माण होता है वह दो फलकों से मिलकर हुआ होता है। मतलब दो तरह के ढक्कन, जैसे साबुनदानी होता है उस तरह दो तरह के ढक्कन होते हैं। वही कोशिका भी तो दो तरह के हिस्सों में बांटी होती है, जब चाहते हैं खुलते हैं, जब चाहते हैं बंद हो जाते हैं, तो उसी में बंद रहते हैं। जैसे सीप हम देखते हैं, ठीक उसी तरह की संरचना इनकी होती है। दो फलकों से मिलकर इनका पूरा शरीर बना हुआ होता है। और यह जब मरते हैं तो अपने परिवेश में बहुत अधिक मात्रा में वो सिलिकामय कोशिका भित्ति को छोड़ देते हैं, जिससे डायटमी मृदा का निर्माण होता है और जिसका बहुत ही औद्योगिक उपयोग होता है। दूसरे तरह का जो जीव है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट की क्या विशेषताएं हैं? डायनोफ्लैजिलेट जो है यह सभी समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनमें कुछ प्रमुख वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनके कारण यह पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल रंग के हमें दिखाई देते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी बाहरी सतह पर सेलुलोज की एक पट्टी होती है, जो कि बहुत ही कठोर होती है। यह इनकी एक प्रमुख पहचान होती है। सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं इनकी कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर पाई जाती है डायनोफ्लैजिलेट के। और इनमें दो कसाब पाए जाते हैं। दोनों कसाब का मतलब फ्लैजिला, दो कसाब पाए जाते हैं और एक कसाब जो होता है वो लंबवत होता है, दूसरा अनुप्रस्थ रूप से जो है, जो खांच बने होते हैं इनकी कोशिका भित्ति के, उन खांचों से अनुप्रस्थ रूप में निकला हुआ होता है। तो दो तरह के फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। जो एक मुख्य इनकी जो विशेषता है जिनके कारण हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, और वह इनकी एक गुण पाया जाता है, इनमें जनसंख्या विस्फोट जब होता है, पानी में पाए जाते हैं, तो यह जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाते हैं और
उस जल की पूरी सतह को जो है वह लाल रंग का रंग देते हैं। ये इनकी उपस्थिति के कारण वह लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड के नाम से इसे हम जानते हैं, लाल तरंग के नाम से जानते हैं। और यह लाल तरंग काफ़ी नुकसान पहुंचाती है उस जल में रहने वाले जीवों को। इससे बायोटॉक्सिन्स निकलते हैं, जीव विष निकलता है, जो कि मछली एवं अन्य समुद्री जीवों के लिए बहुत ही घातक होता है, लेथल होता है, जिससे वह मर जाते हैं। तो यह इनके बारे में एक विशेष बिंदु है कि जब इनमें जनसंख्या विस्फोट होता है तो जल की पूरी सतह को ढक लेते हैं, जो कि लाल रंग के होते हैं। तो हमें उसे रेड टाइड या लाल तरंग के नाम से जानते हैं। और यह लाल तरंग उत्पन्न करने वाले जीव डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, और इनसे जीव विष या बायोटॉक्सिन्स निकलता है, जिनसे जल में उपस्थित अनेक जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गोनिया लैक्स एक प्रमुख उदाहरण है डायनोफ्लैजिलेट का, जिससे यह रेड टाइड होता है। अगले प्रकार के जीव होते हैं जो वह यूग्लिनाइड होते हैं। यूग्लिना इसे पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी मानते हैं। इनमें से अधिकांश जो यूग्लिनाइड जीव होते हैं वह स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं और स्थिर जल में पाए जाते हैं, बहते हुए जल में नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है, जिसे पेल्किल के नाम से जानते हैं। और पेल्किल होने के कारण इनकी जो संरचना है वह बहुत ही लचीली होती है, लचीला बनाती है इन्हें। तो यह एक विशेष लक्षण है यूग्लिनाइड का कि कोशिका भित्ति ना होकर के एक प्रोटीन युक्त परत होती है, जिसे हम पेल्किल के नाम से जानते हैं। यह जो जीव हैं इनमें दो कसाब पाए जाते हैं या कसाब पाए जाते हैं। दो कसाब होते हैं, जिनमें एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, जो इनके गमन में सहायता करते हैं दोनों कसाब। एक और विशेषता होती है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इन जीवों के शरीर के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है। शुरुआत में हमने बताया था कि यूग्लिना जो है वह पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें मतलब कहने का है कि दोनों तरह के जीवों के लक्षण, पादपों के भी लक्षण और जंतुओं के भी लक्षण यूग्लिना में पाए जाते हैं। तो यह जो पादप समलक्षण वह है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह प्रकाश संश्लेषी जीव की तरह प्रक्रिया करते हैं, अपनी जो है जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है कहीं तो यह परपोषी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मतलब जैसे जंतु भोजन करने लगता है, दूसरे जीवों को का शिकार करने लगता है, तो यह भी शिकार करने लगते हैं और परपोषी जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनमें जो वर्णक पाया जाता है वह मुख्य रूप से उनमें यह विशेषता होती है कि जो उच्च पादपों में जो वर्णक पाए जाते हैं उससे मिलता जुलता हुआ वर्णक होता है। तो यह यूग्लिनाइड प्रकार के जीवों का समूह था। इसका उदाहरण हम देखें तो यूग्लिना प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अगले समूह में हम देखते हैं कि अवपंक कवक को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया जाता है। अवपंक कवक क्या होते हैं? इन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड्स या अवपंक कवक। कवक की यह विशेषता होती है कि उसके शरीर के भीतर जो है वह कोशिका वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इन्हें हम अवपंक कवक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कवक की विशेषता होती है कि वह हमेशा मृत पोषी होते हैं। मतलब मरे हुए जीवों के सड़े गले अवशेषों के उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, जिसे हम कवक की विशेषता मानते हैं कि कवक उन्हीं जगहों पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पे सड़े गले जीव होते हैं, जहाँ सड़ते हुए पदार्थ पाए जाते हैं। तो अवपंक कवक में भी यह विशेषता होती है कि यह एक मृत पोषी प्रोटिस्टा है, जो कि सड़े गले जैविक पदार्थों का भक्षण करता है। और अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं तो यह बड़े बड़े समूह बना लेते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो यह जो समूह है वह बिखर जाता है और एक एक बीजाणु के रूप में बदल जाता है, एक एक जीव। और यह बीजाणु का फलन का निर्माण करते हैं। बीजाणु का फलन मतलब फ्रूटिंग बॉडी, जिनसे नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणु फलनकाय कहते हैं। मतलब बीजाणु का शरीर होता है जिससे नए जीव की, नए स्लाइम मोल्ड से अवपंक कवक की उत्पत्ति होती है, उसे हम बीजाणु फलनकाय कहते हैं। और यह बीजाणु फलनकाय इतने हल्के होते हैं कि वायु में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरते हुए दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो यह अवपंक कवक की विशेषता थी। इसके बाद
अगले प्रकार के जो जीव होते हैं वह प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में यह विशेषता हमें पाई जाती है कि यह सभी जो है वह परपोषी होते हैं। इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। यह परजीवी या परभक्षी के रूप में भी पाए जाते हैं। और अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इन्हें हम 4 भागों में, 4 प्रमुख समूहों में बांट सकते हैं। इस 4 प्रकार के प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ में प्रमुख नाम जो हम ले सकते हैं वह अमीबा का होता है और इनकी पहचान यह होती है कि यह स्वच्छ जल या समुद्री जल दोनों जगह पाए जाते हैं और नम मृदा में भी पाए जा सकते हैं। शिकार अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ऐसे कार्यों के लिए इनके शरीर में कूटपाद निकलते हैं। कूटपाद मतलब वह पैर हमेशा दिखाई नहीं, कूट माने असत्य, पाद माने पैर, तो फाल्स फूट, असत्य पैर बनते हैं जो कि कार्य को करने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर इसके शरीर में मिल जाते हैं और इनका उपयोग यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। कुछ ऐसे भी अमीबीय प्रोटोजोआ हैं जिनकी सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, तो सिलिका के कवच वाले अमीबीय प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं जो कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबी परजीवी जो कि अतिसार का कारक होता है, पायरिया का कारक होता है एंट अमीबा, तो इसकी कई प्रजातियां रोग उत्पन्न करती हैं। यह भी अमीबीय प्रोटोजोआ का ही एक प्रकार है। दूसरे तरह के प्रोटोजोआ होते हैं कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ का क्या लक्षण होता है? कसाभी प्रोटोजोआ है जो है वह परजीवी के रूप में या स्वतंत्र रूप में, दोनों रूप में पाए जा सकते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है। कसाब को अंग्रेजी में फ्लैजला कहते हैं। फ्लैजला पाया जाता है, एक धागे से नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे कि एक जीव है ट्रिपाइनोसोमा जो कि निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न करता है, ट्रिपाइनोसोमा। यह इसी समूह का, कसाभी प्रोटोजोआ समूह का जीव माना जाता है या होता है। उसके बाद जो अगले तरह का प्रोटोजोआ होता है वो पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होता है। पश्चिमाभ माने सीलिया, सीलिया कहते हैं इसे अंग्रेजी में। यह जलीय होता है, जल में ही पाया जाता है यह पश्चिमाभी प्रोटोजोआ, और अत्यंत सक्रिय गति करने वाला जीवधारी है। और साथ ही इनके शरीर पे चारों ओर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। और यह पक्षमाभ, इनका कार्य क्या होता है? यह पक्षमाभ इन्हें भोजन पकड़ने में और गमन करने में सहायता करते हैं। और इनमें एक गुहा पाई जाती है, ग्रसिका पाई जाती है, जो कि कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। और यह गुहा जो है वह उस पर जो पक्षमाभ जो है उसके शरीर पे उपस्थित वो गति करते हैं, तो वह पानी को चला करके उस गुहिका की तरफ, उस गुलेट की तरफ भेजते हैं, जिससे भोजन भी उस पानी के साथ उस गुलेट में या गुहा में पहुंच जाता है और यह शिकार कर लेते हैं। और इसका उदाहरण हम अगर देना चाहें तो पैरामीशियम इसका प्रमुख उदाहरण होता है। चौथे प्रकार का जो प्रोटोजोआ होता है वह स्पोरोजोआ होता है। स्पोरोजोआ जैसे नाम से ही लग रहा है, स्पोर बीजाणु, तो यह बहुत ही अत्यंत छोटे प्रोटोजोआ होते हैं और सभी के सभी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका यह प्रमुख लक्षण है। इनके जीवन चक्र में जो संक्रमण करने वाली अवस्था है वह बीजाणु अवस्था होती है, स्पोरोजोइट अवस्था होती है, जिसके कारण यह एक परजीवी से दूसरे परजीवी के भीतर पहुंचते हैं और उसे संक्रमित करते हैं। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो सबसे जो फेमस उदाहरण वह है मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, वह स्पोरोजोआ का ही सदस्य होता है, स्पोरोजोआ समूह का ही होता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ी जनसंख्या जो है वह हमारी प्रभावित होती है मलेरिया के कारण। तो उसको उत्पन्न करने वाला जीव प्लाज्मोडियम वह स्पोरोजोआ का ही सदस्य होता है। इसके अलावा अनेक और भी जो है जीव हैं जो कि स्पोरोजोआ के सदस्य हैं और रोगजनक होते हैं। मुख्य रूप से इसकी पहचान यह है कि मूलतः यह सभी परजीवी होते हैं। तो यह था आज का लेसन। इसमें हमने देखा कि प्रोटिस्टा जगत में किस तरह के जीव शामिल किए जाते हैं और उन जीवों में हमने देखा कि कौन कौन से जीव हैं। रिवीजन कर लिया जाए एक बार। क्राइसोफाइट होते हैं और डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, यूग्लिनाइड जीव होते हैं, अवपंक कवक प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं, और
प्रोटोजोआ को भी हम प्रोटिस्टा जगत में शामिल करते हैं। तो यह था आज का लेसन। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसे आप बेहिचक कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं ग्रुप पर। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे सभी वीडियोज़ को देखते रहिए। उसमें कोई भी डाउट होता है तो कभी भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड लक, वेल विशेस, और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पढ़ते रहिए।